सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 3 चतुर्थ प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य यानी 2011-12 पर सकल मूल्य वर्धित में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17.7% था। इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 77.6% है। एमएसएमई मंत्रालय की फाइनेंशियल ईयर 2023 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के आंकड़ों के आधार पर भारत में लगभग 63 मिलियन एमएसएमई हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30% और निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र 110 मिलियन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें शामिल हैं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, ऋण गारंटी योजना, आईएसओ 9000 प्रमाणन और प्रतिपूर्ति योजना, आवेदन पत्र और लाभार्थियों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, खरीद और मूल्य वरीयता नीति, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। प्रश्न संख्या 2, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर ब्रॉडबैंड की बढ़ती पहुंच, तकनीकी प्रगति, डेटा उपयोग की कम लागत और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार के जोर सहित कई कारकों के संयोजन से भारत तीव्र गति से डिजिटलीकरण कर रहा है। जेएम ट्रिनिटी सरकार की 360 से अधिक योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता और ऑनलाइन भुगतान, कोविन ऐप के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक लोगों का सफल कोविड टीकाकरण, आयुष्मान जेएवाई के कार्यान्वयन ने पूरे भारत में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आधार परत 1.35 अरब व्यक्तियों को ऑनलाइन बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल पहचान प्रदान करती है। यूपीआई नेटवर्क पर 350 से अधिक बैंक जुड़े हुए हैं और 260 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और ये नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क और परिमाण के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क बन गया है। डिजिटल विभाजन, लिंग मूलक अंतराल, ग्रामीण शहरी अंतराल, अमीर गरीब अंतराल, शैक्षिक अंतराल, उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का कमजोर एवं अपर्याप्त स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की कतिपय बाधाएं हैं। युद्ध स्तर पर इनका समाधान खोजा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर सतत रूप से परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी एनएएम आदि का उपयोग करके क्षेत्र में एम किसान, एसएमएस पोर्टल, किसान कॉल सेंटर, संदेश पाठक, एग्रोपीडिया, एक्वा मिनी, इनपुट के लिए जीपीएस मैपिंग जैसी ई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि उपज के उत्पादन और विपणन की पूरी श्रृंखला में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। खेती की आधुनिक तकनीकें, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और ऊर्ध्वाधर खेती, मोनोकल्चर, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिड बीज तकनीक आदि न केवल लागत प्रभावी हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।
कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के साथ साथ ई चौपाल, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स पहलें किसानों को खेती किसानी में बेहतर निर्णय लेने, बेहतर योजना बनाने, सामुदायिक भागीदारी, कृषि प्रगति, सभी के लिए कृषि समृद्धिकरण में सहायक हो सकते हैं। ई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से भूमि और श्रम की उत्पादकता और सभी फसलों के समग्र उत्पादन में वृद्धि होगी। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म किसानों को ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य खोज प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देता है। 1.75 करोड़ से अधिक किसानों और 2.43 लाख व्यापारियों, 2,575 FPO, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1361 मंडियों के साथ ENAM प्लेटफॉर्म ने किसानों को बेहतर कीमत सुनिश्चित की है। प्रश्न संख्या 4, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, कृषि भूमि के लिए कानून संरचना का समग्र नवीनीकरण, कृषि भूमि का समान और सार्वभौमिक वितरण, बिचौलियों का उन्मूलन, स्वस्थ और आर्थिक प्रथाओं के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाना भारत में भूमि सुधारों के कुछ उद्देश्य रहे हैं। जमींदारों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, गांवों में भूमिहीन लोगों को अधिशेष भूमि का वितरण, चकबंदी भारत में भूमि सुधार के उपाय थे। बिचौलियों का उन्मूलन अपेक्षाकृत सफल रहा, लेकिन काश्तकारी सुधार और भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण को कम सफलता मिली। हालांकि लगभग सभी राज्य सरकारों ने भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किए, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में इनका कार्यान्वयन दोषपूर्ण था। अपनी निष्पक्षता के बावजूद भूमि हदबंदी नीति कानूनों में विभिन्न खामियों और राज्यों में सत्तासीन राजनीतिक आकाओं की कमजोर इच्छा शक्ति, राजस्व अधिकारियों और बड़े जमींदारों के बीच मिलीभगत और साठगांठ के कारण वांछित परिणाम नहीं दे सकी। कुछ राज्यों में भूमि हदबंदी कानून लागू होने से काफी पहले ही जमीन मालिकों को जानकारी लीक कर दी गई थी। बड़े जमींदारों ने अधिशेष भूमि को अपने रिश्तेदारों या छद्म लोगों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया। प्रश्न संख्या 5, कृत्रिम बुद्धि यानी AI की अवधारणा का परिचय दीजिए। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI कंप्यूटर विज्ञान का एक बहुविषयक क्षेत्र है, जो उन कार्यों को करने में सक्षम तंत्र बनाने पर केंद्रित है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में समस्या समाधान, सीखना, निर्णय लेना और प्राकृतिक भाषा को समझना शामिल है। AI सिस्टम को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। संकीर्ण या कमजोर AI जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, और सामान्य या मजबूत AI जिसमें मानव जैसी बुद्धि है और अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक है। पृष्ठ संख्या 120, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने स्वास्थ्य देखभाल में नैदानिक निदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में रोगी डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक छवियां और आनुवांशिक जानकारी शामिल है, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों को बीमारियों का अधिक सटीक और त्वरित निदान करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए AI संचालित सिस्टम चिकित्सा छवियों में विसंगतियों का पता लगाने, रोगी के परिणामों की भविष्यवाणी करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं का सुझाव देने में सहायता कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग गोपनीयता को लेकर चिंता भी पैदा करता है।
रोगी का डेटा संवेदनशील है और अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए। एआई सिस्टम को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इस डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जिससे उचित रूप से सुरक्षित न होने पर संभावित गोपनीयता जोखिम हो सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों का उपयोग करने के साथ साथ रोगी की गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों, सख्त नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य देखभाल में सटीकता और दक्षता बढ़ाकर नैदानिक निदान को बदल रहा है। फिर भी व्यक्तियों की संवेदनशील चिकित्सा जानकारी की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों और विनियमों के माध्यम से गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव ईंधन उत्पादन विधियों के माध्यम से वर्तमान ईंधन की कमी को दूर करने के लिए नवीन समाधान प्रदान करते हैं। एक प्रमुख दृष्टिकोण माइक्रोबियल किण्वन है, जहां कार्बनिक पदार्थों को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिए बैक्टीरिया और खमीर जैसे सूक्ष्म जीवों को नियोजित किया जाता है। इसमें शामिल हैं बायोएथेनॉल उत्पादन। सूक्ष्मजीव बायोएथेनॉल का उत्पादन करने के लिए गन्ना, मक्का या सेलुलोज समृद्ध सामग्री जैसे स्विच ग्रास जैसी फसलों से शर्करा को किण्वित कर सकते हैं, जो गैसोलीन का एक व्यवहार्य विकल्प है। बायोडीजल उत्पादन। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे सूक्ष्म शैवाल और बैक्टीरिया लिपिड या तेल जमा कर सकते हैं, जिन्हें बायोडीजल में संसाधित किया जा सकता है, जो डीजल ईंधन के लिए एक नवीकरणीय विकल्प है। मीथेन उत्पादन। मीथेनोजेनिक आर्किया कृषि अवशेषों या सीवेज जैसे जैविक कचरे से मीथेन उत्पन्न कर सकता है, जो प्राकृतिक गैस का एक नवीकरणीय स्रोत प्रदान करता है। हाइड्रोजन उत्पादन। कुछ सूक्ष्म जीव डाक किण्वन नामक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर सकते हैं, जो संभावित रूप से स्वच्छ ऊर्जा वाहक के रूप में काम कर सकता है। बायोहाइड्रोकार्बन। शोधकर्ता जीवाश्म ईंधन की संरचना की नकल करते हुए सीधे हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने की सूक्ष्म जीवों की क्षमता की खोज कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का माइक्रोबियल संश्लेषण पारंपरिक प्लास्टिक उत्पादन की पेट्रोलियम निर्भरता को कम कर सकता है। ये माइक्रोबियल दृष्टिकोण न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए दुनिया की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में भी योगदान देते हैं। हालांकि ईंधन उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों की पूरी क्षमता का दोहन करने में मापनीयता, लागत प्रभावशीलता और तकनीकी प्रगति आवश्यक चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रश्न संख्या 7, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, बांध की विफलता के परिणाम स्वरूप विशेषकर निचले हिस्से के समुदायों के लिए विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है। ये विफलताएं कई कारणों से हो सकती हैं, जो अक्सर कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं। बांध विफलता के कारणों की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। हाइड्रोलिक कारण। इनमें जल प्रवाह और दबाव से संबंधित कारक शामिल हैं। भारी वर्षा, तेजी से बर्फ पिघलने या जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने से बांध की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे बांध टूट सकता है। अपर्याप्त स्पिलवे क्षमता या अनुचित बांध डिजाइन इसमें योगदान दे सकता है। संरचनात्मक कारण। बांध की विफलता
खराब निर्माण, रखरखाव या सामग्री जैसे संरचनात्मक मुद्दों के कारण भी हो सकती है। पुराना बुनियादी ढांचा, बांध की नींव का क्षरण या बांध के माध्यम से रिसाव इसकी संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर सकता है। बड़े बांधों की विफलता के दो उदाहरण। टेटन बांध 1976। संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में स्थित ये बांध खराब निर्माण प्रथाओं और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक आकलन के कारण विफल हो गया। बांध टूटने से नीचे की ओर बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल की भारी क्षति हुई। मच्छू बांध 1979। मोरबी, गुजरात, भारत में स्थित ये बांध अत्यधिक वर्षा के कारण विफल हो गया था। पानी के अचानक छोड़े जाने से इसके निचले हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2000 लोगों की जान चली गई और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति हुई। भारत सरकार ने देश में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और बांध सुरक्षा पुनर्वास और सुधार परियोजना जैसे सुधार पेश किए हैं। अतः आवश्यकता है कि सरकारी क्रियान्वयन के साथ आम जनजागरूकता व बांध सुरक्षा के संबंध में तत्काल चेतावनी प्रणाली जैसे प्रयोगों को लागू किया जाए। प्रश्न संख्या 8। तेल प्रदूषण क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं? भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, तेल प्रदूषण का तात्पर्य कच्चे तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा पानी, मिट्टी या पर्यावरण के प्रदूषण से है। ये मुख्य रूप से तेल आधारित पदार्थों के रिसाव या अनुचित निपटान के माध्यम से होता है। तेल प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र और जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति और पारिस्थितिक व्यवधान उत्पन्न होता है। तेल प्रदूषण का समुद्र पारिस्थितिकी पर प्रभाव। समुद्री जीवन को हानि। तेल रिसाव समुद्री जीवों के लिए घातक हो सकता है। ये स्तनधारियों के पर और मछलियों के शल्कों को प्रभावित करता है, जिससे वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइपोथर्मिया और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। विषाक्तता। तेल में जहरीले रसायन होते हैं जो पानी को प्रदूषित कर सकते हैं और इसे जलीय जीवन के लिए हानिकारक बना सकते हैं। ये विषाक्त पदार्थ समुद्री प्रजातियों की प्रजनन और विकास प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। पृष्ठ संख्या 121। आवास का विनाश। तेल मूंगा चट्टानों, मैंग्रोव और दलदल जैसे महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट कर सकता है। ये क्षेत्र कई समुद्री प्रजातियों के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं और उनके विनाश से आबादी में गिरावट आ जाती है। खाद्य श्रृंखलाओं में व्यवधान। तेल प्रदूषण समुद्री खाद्य श्रृंखला को बाधित कर सकता है। फाइटोप्लैंक्टन, जो समुद्री खाद्यजाल का आधार बनता है, तेल द्वारा दूषित हो सकता है, जो वाणिज्यिक मछली प्रजातियों सहित खाद्य श्रृंखला के सभी जीवों को प्रभावित करता है। दीर्घकालिक प्रभाव। दृश्यमान तेल समाप्त हो जाने के बाद भी तेल प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव बने रह सकते हैं। अवशिष्ट तेल समुद्र तल में समा सकता है, जिससे नीचे रहने वाले जीव प्रभावित होंगे और पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन जारी रहेगा। कृषि और मत्स्य पालन पर भारी निर्भरता के कारण तेल प्रदूषण भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। दूषित जलमार्ग जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और तटीय सह प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे खाद्य स्रोत और आजीविका प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त भारत के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र और सफाई के लिए सीमित संसाधन तेल रिसाव के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव को बढ़ा देते हैं। प्रश्न संख्या 9। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में
दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, जम्मू कश्मीर में लगभग 30 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध चलाया जा रहा है, जिससे वहां आतंकवाद की घटनाएं हो चुकी हैं तथा आज भी हो रही हैं। कश्मीर की समस्या एक जटिल समस्या है, जिसमें राजनीतिक इतिहास, पाकिस्तान तथा अन्य उसके सहयोगी राष्ट्रों का हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरवादिता सम्मिलित है। वहां की जनता, जो अधिकांश मुस्लिम है, भारत के प्रति उन्माद और नफरत फैलाने वाले समूहों के बहकावे में आकर विशेषकर युवा विद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। यही उन्मादी नागरिक आतंकवादियों को समर्थन एवं प्रश्रय देते हैं। ऐसी स्थिति में वहां से आतंकवाद को केवल बल प्रयोग करके समाप्त नहीं किया जा सकता। वहां की जनता भय और संशय की स्थिति में जीती है। भय उनके लिए आतंकवादी भी उतना करते हैं, तो साथ ही सुरक्षा बल भी अपनी गतिविधियों व कार्यवाहियों से उतना ही भय व्याप्त करते हैं। इसलिए यदि आतंकवाद की समस्या को समूल नष्ट करना है तो वहां के लोगों के दिल और दिमाग को जीतना होगा। उनके मन में भय की जगह निडरता और संशय के स्थान पर सुनिश्चित सुरक्षा एवं सुरक्षित भविष्य की भावना और चेतना का विकास करना होगा, जिससे उनका विश्वास जीता जा सके। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए अनेक निरंतर प्रयास कर रही है। पूरे क्षेत्र के संरचनात्मक विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। युवकों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, लघु उद्योग, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय सेना अनेक अभियान चलाकर वहां के निवासियों के सहयोग से आतंकवादियों और उनके समर्थकों का सफाया कर रही है। साथ ही निवासियों का विश्वास जीतने के लिए नागरिक सैन्य सहयोग, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और जरूरत का सामान लोगों को प्रदान कर रही है। 1998 में चलाए गए सद्भावना अभियान के द्वारा युवकों, लघु उद्यमियों, महिलाओं आदि के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग कर उनका विश्वास जीत रही है। प्रश्न संख्या 10। सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार या गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर, विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा के निकट ड्रोन से प्रतिबंधित दवाएं, गोला बारूद तथा हथियार निरंतर गिराए जा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक ड्रोन एक्टिविटी पंजाब में हो रही है। 2020 तथा 2022 में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2022 में अकेले पंजाब में ही 267 ड्रोन डिलीवरी की घटनाएं हुईं, जो कि ऐसी घटनाओं का कुल का 83% था। ड्रोन की ये घटनाएं पंजाब के अतिरिक्त राजस्थान व जम्मू और कश्मीर में भी बढ़ती जा रही हैं। मानव रहित वाहनों अर्थात ड्रोन से पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों से ड्रग स्मगलर और आतंकवादी प्रतिबंधित दवाएं, गोला बारूद और हथियार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा और सुरक्षा बलों के लिए खुली चुनौती है। ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों एवं सुरक्षा बल कड़े कदम उठा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस प्रकार का सिस्टम विकसित किया है जो सभी प्रकार के ड्रोन, लघु हाइब्रिड यूएवी, माइक्रो यूएवी और नैनो यूएवी को पता करने, उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। सीमा सुरक्षा बल एक विशिष्ट कंडक्टर ड्रोन सिस्टम का प्रयोग करता है, जिसमें रडार, कैमरा तथा अन्य सेंसरों की सहायता से इनकी गतिविधियों का पता लगाकर नष्ट किया जाता है। इसके साथ ही सीमा के पास जैमर सिस्टम प्रयोग किए जा रहे हैं,
जिससे इस कार्य को अंजाम देने वालों के बीच हो रहे संवाद को रोक दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर यहां के आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न संख्या 11। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति मूल रूप से संरचनात्मक है, क्योंकि पिछले 3 दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का पैटर्न काफी बदल गया है। खेती, विनिर्माण और सेवाओं के पारंपरिक स्वरूप ने स्वचालन के माध्यम से उन्हें आधुनिक उद्यमों में बदल दिया है। कई नवीन विकासों ने हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि उनके पास उस स्तर का कौशल नहीं है जो नई मशीनों और संयंत्रों पर काम करने के लिए आवश्यक है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध सेवाओं की हिस्सेदारी घट रही है। वर्तमान हिस्सेदारी लगभग 15-16%, जबकि सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 55% हो गई है। उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के स्वचालन और मशीनीकरण द्वारा उत्पन्न अधिशेष कार्यबल को औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में लाभकारी नौकरी नहीं मिल सकी। इस प्रकार वे या तो प्रत्यक्ष रूप से मौसमी कारणों से या प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में व्यक्तियों की कामकाजी स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए 2 प्रमुख उपाय अपनाता है: सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति यानी यूपीएसएस और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी CWS। किसी व्यक्ति की मुख्य स्थिति, चाहे वो नियोजित हो, बेरोजगार हो या श्रम बल से बाहर हो, उस गतिविधि पर आधारित होती है जिसमें उसने पिछले वर्ष अपेक्षाकृत लंबे समय तक कार्य किया था। पिछले वर्ष में 5 महीने से बेरोजगार और 7 महीने तक काम करने वाले व्यक्ति को मूल स्थिति के अनुसार श्रमिक माना जाता है, जबकि 9 महीने से बेरोजगार लेकिन 3 महीने तक काम करने वाले व्यक्ति को यूपीएसएस के अनुसार नियोजित माना जाएगा। नौकरियों की अनौपचारिक प्रकृति के कारण भारत में बेरोजगारी को मापना कठिन है। बेरोजगारी की एक परिभाषा जो सक्रिय रूप से नौकरी खोजने पर केंद्रित है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक तस्वीर को कम आंक सकती है। बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति की गणना के लिए कवरेज के साथ साथ बेरोजगारी के विभिन्न रूपों की एक व्यापक आधारित परिभाषा की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 122। प्रश्न संख्या 12। देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, देखभाल अर्थव्यवस्था उन गतिविधियों को इंगित करती है जो लोग, विशेष रूप से महिलाएं, दैनिक रूप से अक्सर घरों में काम करती हैं, जिसमें घरेलू कामकाज करना या बच्चों, बुजुर्गों, बीमारियों और दुर्बलताओं से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसके अलावा महिलाएं कई घरेलू गतिविधियां करती हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं गिना जाता है। यहाँ तक कि परिवार की महिलाएं अक्सर खेतों, कुटीर औद्योगिक इकाइयों में अपने पुरुष सदस्यों की सहायता करती हैं। वे भी राष्ट्रीय आय के आगणन के दायरे से बाहर हैं। मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जहां मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा के 3 आधारभूत कार्य होते हैं: मूल्य का संचय, गणना की इकाई और विनिमय का माध्यम। लोगों द्वारा किए गए कार्य को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। उन्हें उनके श्रम के अनुसार भुगतान किया जाता है। बेहतर शिक्षा, कौशल विकास, लाभकारी रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें परिवार से लेकर शासन के शीर्ष स्तर तक निर्णय लेने की स्थिति में शामिल करना, परिवार, समुदाय,
समाज और निर्णय लेने वाले निकायों में उनकी आवाज को उचित महत्व देना, उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे स्वच्छ पानी या कुशल खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच, श्रम उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है और अवैतनिक देखभाल कार्य में पूर्ण कमी लाने में सक्षम बनाता है। सामाजिक देखभाल सेवा अवसंरचना में संस्थानों और पेशेवर सेवाओं का एक तंत्र शामिल होता है, जिसमें बाल देखभाल केंद्र, प्री स्कूल, स्कूल के बाद के अध्ययन कार्यक्रम, डे केयर केंद्र और बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए आवासीय घर और साथ ही लोगों के लिए घर आधारित देखभाल सेवाएं शामिल होती हैं। इसमें देखभाल के बोझ को कम करने और पुनर्वितरण दोनों के माध्यम से मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था की ओर देखभाल अर्थव्यवस्था के प्रभावी परिवर्तन को शुरू करने की उच्चतम क्षमता है। साथ ही साथ अच्छी नौकरियां पैदा करने, महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने की क्षमता है। प्रश्न संख्या 13, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, त्रिवर्षीय समाप्ति यानी टीई 1970-71 और त्रिवर्षीय समाप्ति 2020-21 के बीच सकल फसल क्षेत्र यानी जीसीए में खाद्यान्न के क्षेत्र में 11.62% की गिरावट आई है। खाद्यान्नों से गैर खाद्यान्नों जैसे बागवानी और वाणिज्यिक फसलों की ओर एक निश्चित बदलाव हुआ, जिनके अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन के मूल्य दोनों में हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ी है, जबकि अनाज का योगदान टीई 1970-71 में 32.46% से घटकर टीई 2020-21 में 27.41% हो गया। इसी अवधि के दौरान फलों और सब्जियों का हिस्सा 14.11% से बढ़कर 27.77% हो गया। टीई 2020-21 में फसल उत्पादन के कुल मूल्य में फलों और सब्जियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। इसके बाद अनाज, तिलहन, फाइबर और दालें थीं। उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफी संभावनाएं प्रदान करता है। अनाज, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलें जीसीए का 77.33% हिस्सा रखती हैं, लेकिन फसल क्षेत्र के उत्पादन के कुल मूल्य में केवल 46.37% का योगदान करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्पादन का लगभग समान मूल्य 43.58% एचवीसी, फल और सब्जियां, फाइबर, मसाले और गन्ना द्वारा योगदान दिया गया था, जिसका टीई 2020-21 के दौरान जीसीए में हिस्सा 20.12% है। फसल पैटर्न में उपयुक्त परिवर्तन कृषि वस्तुओं के उपभोग पैटर्न और विपणन संरचना में बदलाव का परिणाम है। प्रयोज्य आय में वृद्धि ने लोगों को अधिक फलों और सब्जियों का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पूरे देश में उपलब्ध हो गए। खाद्य आपूर्ति एग्रीगेटर्स और ऑनलाइन खुदरा दुकानों के उद्भव ने क्रमशः उपभोग पैटर्न और विपणन स्थितियों को और बढ़ा दिया है। अब कृषि विपणन अधिक व्यापक है और ये उपभोक्ताओं की बदली हुई आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, प्रत्यक्ष सब्सिडी सरकार द्वारा किसानों को नकद के रूप में प्रदान की जाती है।
जबकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी अन्य कृषि खरीद जैसे बीजों और उर्वरकों पर छूट के माध्यम से प्रदान की जाती है। आय सहायता पहल पीएम किसान जैसी प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण योजनाओं की तरह है, जिसके तहत प्रत्येक किसान परिवार को ₹6,000 हस्तांतरित किए जाते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा प्रीमियम सब्सिडी दी जाती है, जिसमें किसानों के उत्पादन जोखिमों को कवर किया जाता है। कृषि ऋण माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान और अन्य फसलों की खरीद प्रत्यक्ष सब्सिडी के प्रकार हैं। WTO शब्दावली में सामान्य तौर पर सब्सिडी को बॉक्स द्वारा पहचाना जाता है। ग्रीन बॉक्स अनुमत, अंबर बॉक्स सरकारी सहायता को कम करते जाना और ब्लू बॉक्स सब्सिडी में कमी करना। कृषि में चीजें हमेशा की तरह अधिक जटिल हैं। कृषि समझौते में कोई रेड बॉक्स नहीं है। हालांकि अंबर बॉक्स में कटौती प्रतिबद्धता स्तर से अधिक घरेलू समर्थन निषिद्ध है और सब्सिडी के लिए एक ब्लू बॉक्स है जो उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ा है। विकासशील देशों के लिए भी छूट है। कभी कभी इसे S&D बॉक्स भी कहा जाता है। ग्रीन बॉक्स के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सब्सिडी को व्यापार को विकृत नहीं करना चाहिए या अधिकतम न्यूनतम विरूपण का कारण नहीं बनना चाहिए। ये सब्सिडी सरकार द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल कर नहीं और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। कई विकसित और विकासशील देश चाहते हैं कि अंबर बॉक्स सब्सिडी अंततः विकसित देशों के लिए 3 से 5 वर्षों में और विकासशील देशों के लिए 9 वर्ष जैसी लंबी अवधि में समाप्त किए जाने की बात कही गई थी। ब्लू बॉक्स सामान्य नियम से छूट है कि उत्पादन से जुड़ी सभी सब्सिडी को कम किया जाना चाहिए या परिभाषित न्यूनतम यानी डी मिनिमस स्तरों के भीतर रखा जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 123। प्रश्न संख्या 15। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, तकनीकी प्रगति और सरकारी प्रोत्साहनों के संयोजन से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हैं। 0 टेल पाइप उत्सर्जन। इलेक्ट्रिक वाहन कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या पार्टिकुलेटेड मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषक नहीं छोड़ते हैं। यह सीधे तौर पर वायु गुणवत्ता में सुधार में योगदान देता है तथा वाहन उत्सर्जन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है। कम वेल टू व्हील उत्सर्जन। पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में समग्र उत्सर्जन कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली संयंत्र आमतौर पर व्यक्तिगत कार इंजनों की तुलना में ऊर्जा को परिवर्तित करने में अधिक कुशल होते हैं और बिजली मिश्रण धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ऊर्जा दक्षता। इलेक्ट्रिक मोटर अत्यधिक कुशल हैं, जो ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को वास्तविक वाहन गति में परिवर्तित करते हैं। इसके विपरीत आंतरिक दहन इंजन ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा बर्बाद करते हैं। ये दक्षता लाभ इलेक्ट्रिक वाहन के कार्बन पदचिह्न को कम करता है। पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभों में शामिल हैं। पर्यावरणीय लाभ। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक वाहन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषकों को काफी हद तक कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में योगदान मिलता है। कम परिचालन लागत। इलेक्ट्रिक वाहन को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है,
इसके अतिरिक्त बिजली अक्सर पारंपरिक ईंधन की तुलना में सस्ती होती है, जिससे परिचालन लागत कम होती है। ध्वनि रहित और सुचारू संचालन। इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि रहित होते हैं और इंजन के शोर और कंपन की अनुपस्थिति के कारण एक आसान सवारी प्रदान करते हैं। प्रोत्साहन और कर लाभ। विभिन्न सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी और कर लाभ की पेशकश करती हैं, जिससे वे अधिक किफायती हो जाते हैं। तेल पर निर्भरता कम करना। इलेक्ट्रिक वाहन आयातित तेल पर देश की निर्भरता को कम करते हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। तकनीकी प्रगति। ईवीएस में अक्सर पुनर्योजी ब्रेकिंग, ओवर द एयर अपडेट और स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं सहित उन्नत तकनीक की सुविधा होती है। निष्कर्षतः पर्यावरण, आर्थिक और तकनीकी आयामों में फैले लाभों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण है। उनकी निरंतर वृद्धि एक टिकाऊ और स्वच्छ परिवहन भविष्य की दिशा में एक आशाजनक कदम है। प्रश्न संख्या 16। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है, उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना था, जो इसके पहले मिशन चंद्रयान 2 में पूरा नहीं किया गया था। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को सफलतापूर्वक उतारना था। चंद्रयान 2 के दौरान ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि विक्रम लैंडर से उतरने के दौरान संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 ने केवल लैंडर और रोवर घटकों पर ध्यान केंद्रित करके इसे सुधारने का प्रयास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन सहित भारत ने रोवर्स के साथ चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हासिल की है। कई मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग और रोवर मिशनों के साथ अमेरिकी अपोलो कार्यक्रम संभवतः सबसे प्रसिद्ध है। रूस के लूना कार्यक्रम ने चंद्र अन्वेषण के शुरुआती दिनों में सफल लैंडिंग हासिल की, जबकि चीन का चांग ई कार्यक्रम हाल के वर्षों में चांग ई3 और चांग ई4 जैसे मिशनों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष यान में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर सहित कई उप प्रणालियां शामिल थीं। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था और रोवर प्रयोग करने और डेटा इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस था। ऑर्बिटर ने पृथ्वी और लैंडर रोवर जोड़ी के बीच संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र ने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उन्नत सुविधा ने प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान, मिशन मापदंडों की वास्तविक समय की निगरानी तथा नियंत्रण की अनुमति दी। इसने सटीक प्रक्षेप पथ समायोजन की सुविधा प्रदान की और किसी भी अप्रत्याशित घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देना संभव बना दिया, जिससे सफल प्रक्षेपण की संभावना बढ़ गई। निष्कर्षतः भारत के चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य एक रोवर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करना था, जो कि इसके पहले मिशन में पूरा नहीं किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन सहित भारत ने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया है। अंतरिक्ष यान में विभिन्न उप प्रणालियां थीं और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र ने प्रक्षेपण चरण के दौरान वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण को सक्षम करके मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 17। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए
राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, वेटलैंड संरक्षण का उद्देश्य उन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण करना है जहां पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट पानी मौजूद है, जैसे दलदल आर्द्र भूमियां पृथ्वी के कम से कम 6% हिस्से को कवर करती हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के कारण संरक्षण के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गई हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमि के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों और उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और इसके पर्यटक मूल्य को पहचानती हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को 2013 में एक केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना अर्थात जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना में विलय कर दिया गया था। पृष्ठ संख्या 124। वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017। वेटलैंड्स नियमों के अनुसार एक राज्य के भीतर वेटलैंड्स प्राधिकरण नियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी वेटलैंड विशिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण है। भारत में रामसर साइटें। भारत एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों के रूप में नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियां हैं, जो देश भर में 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। 1982 से 2013 तक कुल 26 साइटों को रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। 2014 से 2023 तक देश ने रामसर साइटों की सूची में 49 नई आर्द्र भूमियां जोड़ी। 2022 के दौरान ही कुल 28 साइटों को रामसर साइट घोषित किया गया। कुछ रामसर साइट के उदाहरण तम्पारा झील ओडिशा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर आदि। प्रश्न संख्या 18। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की भविष्यवाणी है कि 2100 ईस्वी तक वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 1 मीटर की वृद्धि होगी, जिसका भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देशों में गहरा प्रभाव पड़ेगा। समुद्र के स्तर में ये वृद्धि मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग तथा ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से प्रेरित है और इसके परिणाम दूरगामी हैं। भारत में समुद्र स्तर में 1 मीटर की वृद्धि से इसके घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहर विशेष रूप से असुरक्षित होंगे। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो सकते हैं, जिससे संभावित मानवीय संकट पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में स्थित बंदरगाहों, हवाई अड्डों और उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाढ़ का खतरा होगा। समुद्र का बढ़ता स्तर कृषि और मीठे पानी के संसाधनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न करेगा। तटीय जलभरों में खारे पानी की घुसपैठ से पेयजल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे मानव उपभोग और कृषि दोनों प्रभावित होंगे। मछली पकड़ने और कृषि पर अत्यधिक निर्भर तटीय समुदायों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मालदीव जैसे निचले द्वीप राष्ट्रों को अस्तित्व संबंधी खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि उनकी भूमि का बड़ा हिस्सा रहने योग्य नहीं रह जाएगा। तटीय कटाव, बढ़ते तूफान और तटीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की हानि समस्याओं में और अधिक वृद्धि करेगी। इन परिवर्तनों के अनुकूल लचीले बुनियादी ढांचे को लागू करने तथा क्षेत्र पर समुद्र के स्तर में वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक है। प्रश्न संख्या 19। भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना और शांति बनाए रखना है। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य सरकार की केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी और सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है। ये कार्य गृह मंत्रालय का है तथा वो विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग कर आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रयास करता है। कभी कभी और कहीं कहीं सेना की सहायता आंतरिक सुरक्षा के लिए ली जाती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना, जनता की संप्रभुता का सम्मान करना, लोगों की सुरक्षा करना आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए लोगों के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है जिससे लोग भयमुक्त वातावरण में अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। भारत की भौगोलिक स्थिति और इसके पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्थायी और जटिल चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक और सामरिक महत्व के सीमा विवाद भारत को सदैव एक चुनौती देते रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर, नागालैंड आदि में पड़ोसी राष्ट्रों की गतिविधियां एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन देशों के नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं और यहां अव्यवस्था, असुरक्षा उत्पन्न करते हैं। कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थक पंजाब और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ नक्सलवादी आंदोलन देश के एक बड़े भाग छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। भारत के अंदर जगह जगह रह रहे आतंकवादी संगठन एवं उनको समर्थन एवं सहायता देने वाले लोग आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। नई तकनीकी विकास ने आतंकवादियों और ड्रग तस्करों ने साइबर तकनीक और ड्रोन का प्रयोग कर भारत में ड्रग सप्लाई, हथियार एवं गोला बारूद अवैध रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। सरकार एवं व्यापारियों का संवेदनशील डाटा साइबर तकनीक से दूसरे राष्ट्र चुरा रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ संप्रभुता को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों एवं जांच एजेंसियों की भूमिका। भारत में दो प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका कार्य आतंकवाद को रोकना, विदेशी मामलों में जानकारी एकत्र कर सरकार को नीति निर्धारण में सहायता करना है। दूसरी संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो 1920 से, जिसकी स्थापना 1887 सेंट्रल स्पेशल ब्रांच में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य आंतरिक सुरक्षा के लिए सूचनाएं एकत्र करना एवं सरकार को सूचित करना है। ये एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले देखती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों को तथा सुरक्षा के लिए अन्य खतरों की जांच करती है। सेंसिटिव डाटा की सुरक्षा के लिए जॉइंट सिफर ब्यूरो कार्य कर रहा है। 2008 में सुरक्षा से संबंधित
सभी सूचनाओं सभी एजेंसियों से साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना की गई, जिससे राज्यों से लेकर केंद्र तक सूचनाएं साझा की जाती हैं तथा विश्लेषण के बाद निर्देश दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 125। प्रश्न संख्या 20। भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं यानी NMFT संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। उत्तर, आतंकवाद के वित्तपोषण का तात्पर्य ऐसा कार्य है जिसमें आतंकवादियों को आतंकी घटनाओं को करने के लिए धन पहुंचाना है। आतंकवादियों व आतंकी संगठनों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये वित्तपोषण किया जाता है। ये वित्तपोषण किस स्रोत और माध्यम से आ रहा है तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आतंकवादियों द्वारा आतंकी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम कानून एवं व्यवस्थाओं को लागू करना काउंटर आतंकी वित्तपोषण कहा जाता है। आतंकवाद को वित्तपोषण अनेक प्रकार से तथा विभिन्न स्रोतों से होता है। आतंकी वित्तपोषण वैश्विक आतंकवादी संगठनों द्वारा और प्रतिबंधित ड्रग्स, हथियार आदि की तस्करी करने वाले माफिया देश में स्थित अपने प्रतिनिधियों को प्रेषित करते हैं। ये धन हवाला के द्वारा भी दूसरे देशों से भेजा जाता है। आजकल नई तकनीक के विकास के कारण ड्रोन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों से धन प्रेषित किया जा रहा है। साइबर तकनीक से वर्चुअल धन प्रेषित किया जा रहा है, जिनका पता लगाना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अनेक गैर सरकारी संगठनों को दान देकर आतंकी फंडिंग किया जाता है। भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती वित्त पोषण के स्रोत ज्ञात करना है। देश के अंदर सरकारी एजेंसी एवं जांच एजेंसी वित्त पोषण ज्ञात करने में सफल हो जाती है, लेकिन विदेश से हो रही आतंकी वित्त पोषण को मालूम करना कठिन होता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक होता है, लेकिन कुछ राष्ट्र जैसे कनाडा पंजाब में हो रहे खालिस्तानी आंदोलन के लिए वहां रह रहे समर्थकों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को रोकने में भारत सरकार की कोई सहायता नहीं करता। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं के लिए वहां रह रहे आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने में कोई सहायता नहीं करता। भारत सरकार ने आतंकी पोषण को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे 1. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधीन कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क सेल की स्थापना। 2. टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल की स्थापना। 3. आतंकी पोषण को समर्थन एवं सहयोग करने वाले राष्ट्रों के प्रति कार्यवाही के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना। 4. साइबर सेल की स्थापना द्वारा साइबर फंडिंग को रोकने के लिए प्रयास करना आदि। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नई दिल्ली में 18-19 नवंबर 2022 को आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भारत सरकार के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 77 देशों तथा 16 अन्य संगठनों के 450 प्रतिभागी उपस्थित हुए। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं प्रमुख ने सम्मेलन में भाग लिया तथा आतंकी एवं अपराधियों को वित्त पोषण मामले में नई प्रवृत्तियों तथा काउंटर टेररिज्म के विषय में जानकारी दी। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकी वित्त पोषण के विषय वैश्विक स्तर पर किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य में नई प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों पर विचार विमर्श करना था। पृष्ठ संख्या 126।